नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार को एक ऑनलाइन टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर लिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें राजस्थान जीके प्लस इंडिया और राजस्थान के करंट अफेयर्स को लिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी पेपर की एक सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट नंबर 7 है, जिसका आप शनिवार को आज आपने पेपर दिया है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी एक स्टूडेंट्स राजस्थान का एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो सभी इस पेपर को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीआईपीएम अकेडमी के ऐप पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको ये पेपर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको दे सकते हो। उसी पेपर का आज सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए और चयन कीजिए किस किस का। एक तरफ गोवंश दे रखे हैं और एक तरफ उनका स्थान दे रखा है, आपको उसको उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। जैसे बात करें ऊंट को लेकर के, किसको, तो ऊंट किसका आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करें। भेड़, ऊंट की बात करें तो आपको कौन सा भेड़ देखने को, बीकानेरी मिलेगा। एक चीज आप सिंपल सी मिला सकते हो, अगर आपको एक दो क्वेश्चंस भी टॉपिक्स के, अगर कोई भी एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आपको सही आ रहे हैं तो आप आसानी के साथ उसके साथ काम कर सकते हो। तो जो गोवंश की बात करें तो गिर हो जाएगी, बकरी की बात करें तो बर्बरी हो जाएगी, और भेड़ की बात करें तो कहीं ना कहीं सोनाडी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर एक तरफ गोवंश दिया हुआ था, उस तरफ उसकी टाइप्स दे रखी थी, उसकी प्रकृति दे रखी थी, तो उनका मिलान करना था। तो देखिए, एक आंसर सेकंड, ए में 2 जगह पर 3 जगह पर सेकंड आंसर है। तो बात करेंगे बी को लेकर के, बी का 4, बी का आपको 4 देखने को मिलेगा। सी की बात करें तो सी की बात करेंगे तो सी थर्ड में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में ओरण क्या है। ओरण भूमि को लेकर के राजस्थान में बड़ी चर्चा की जाती है। क्वेश्चंस, पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पूर्वी राजस्थान के चारागाह। चारागाह और बंजर भूमि का कोई लेना देना नहीं है। ओरण क्या है, गायों के लिए पवित्र उपभूमि, लेकिन पूर्वी राजस्थान में नहीं होगा। ये कौन से राजस्थान में होगा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर भूमि के रूप में गायों के चरान के लिए इनको छोड़ा जाता है। तो ओरण एक प्रकार की पवित्र उपवन को माना जाता है, इसको जान के पश्चिमी राजस्थान में, स्पेशल कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में, इसको ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात अधिकतम और न्यूनतम की बात करी गई है। तो न्यूनतम आपके दिमाग में रहेगा कि न्यूनतम हमेशा किसमें है, धौलपुर के अंदर है, लेकिन इसके ऑप्शन 2 हैं, धौलपुर के साथ साथ एक बीकानेर और एक नागौर। तो शहरी लिंगानुपात की बात, अधिकतम तो शहरी लिंगानुपात बीकानेर में नहीं मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, नागौर में मिलेगा। और धौलपुर के अंदर दोनों के जगह आपको पता है न्यूनतम बाल अनुपात या लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में, किसमें, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिकतम नागौर में, और सबसे कम आपको धौलपुर में देखने को मिलेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाली और बरवाड़ा। तो बिलावली और बरवाड़ा की बात कर रहा है तो अरावली की बात कर रहा है, और अरावली मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। ठीक है, मध्य अरावली में केवल एक ही जिले के रूप में जाना जाता है, अजमेर के रूप में। तो इसमें पूछा गया बिलाली और बरवाड़ा ये कौन से, तो बिलाली और बरवाड़ा आपको कहां देखने को मिलेंगे, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, अलवर में देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर या फिर जयपुर के आसपास की ये पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये पहाड़ियां हैं, तो इसका मतलब जयपुर है किसके अंदर, जयपुर उत्तरी क्षेत्र के अंदर है। तो सिंपल सी पूछी थी कि इसने उत्तरी अरावली के देने, उत्तरी अरावली या उत्तरी अरावली की चोटियां। अब इसमें 2 चीजें हैं, दर्रे और एक चोटियां। तो आपको बात करनी है चोटियों की, क्यों, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र के अंदर आपको किसी भी प्रकार के दर्रे देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा दर्रे आपको कहां देखने को मिलेंगे, दक्षिण के अंदर, जिनको आप नाल के नाम से भी जानते हो, यानी कि तंग रास्ता, या जिसको इंग्लिश के अंदर आप पास कहते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसी को राजस्थान के अंदर नाल के रूप में दक्षिणी राजस्थान में जाना जाता है। हाथी की नाल और कई नाल आप जानते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी अरावली की चोटियां कौन सी, बिलाली और बरवाड़ा। बिलाली मुख्य रूप से आपको अलवर जिले के अंदर देखने को मिलेगी, और बरवाड़ा आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, सोनालिका, गंगा, सुनेरी और चंबल, ये कुछ फसलों के नाम के तरह के दिए गए, नाम की कैटेगरी दी गई है। तो आपसे पूछा गया ये किसकी कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, सोनालिका, गंगा। तो जब भी सोनालिका की बात ध्यान रखिएगा और ये गंगा की बात या सुनेरी, तो आपको पता है ये गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में भी इनको जाना जाता है। गेहूं के ऊपर सुंदर बाली के रूप में जाना जाता है। तो सुनहरी शब्द से
या सोनालिका से आप पकड़ सकते हो उसको। ये गेहूं की फसल के नाम है। किसके? गेहूं की फसल के नाम है। सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल। इसको ध्यान रखिएगा। चंबल खाली चंबल नहीं है, चंबल 65। तो ये कैटेगरी, और ये आपके इस तरह के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा गया है, किसी ने किसी प्रकार की फसल का टाइप्स देकर के पूछा गया है, ये किस फसल का टाइप्स है। मक्का की भी पूछी जाती है, आपको पता ही है। साथ साथ में ज्वार और जौ के रूप में, मक्का के रूप में ज्यादा, सुनहरी धवल के रूप में जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले में सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो राजस्थान आपको पता ही है सीमेंट उद्योग के अंदर अग्रणी राज्यों के अंदर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सीमेंट का रॉ मटेरियल आपको देखने को मिलता है, जिसके रूप में आप जिप्सम को देखते हो। समझ में आ गया? तो रॉ मटेरियल ज्यादातर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, इसलिए राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आंसर बताना है कि कौन सा किसके साथ सम्मिलित नहीं, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एसीसी सीमेंट बिल्कुल सबसे पहले स्थापित किया बूंदी के अंदर, बिल्कुल मंगलम कोटा के अंदर, बिरला आपको देखने को, राजश्री सीमेंट आपको ब्यावर में देखने को मिलेगा, कहीं पर भी उदयपुर। इसका आंसर गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि इसने पूछा क्या है? इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है। तो इसमें 3 आंसर बिल्कुल सही है। चौथा, राजश्री आपको सीमेंट कहां देखने को मिलेगा? उदयपुर में नहीं है राजश्री, इसको ध्यान रखिएगा, ब्यावर क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें। ज्यादातर आंसर नहीं के पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 2011 की में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर अंकित की गई। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता अंकित की गई। अब उसने पूछा क्या है? सही कौन सा नहीं है? तो 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक, राजस्थान के अंदर पुरुष या मेल पुरुष साक्षरता जानी जाती है। 2011 जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक साक्षरता जयपुर जिले के अंदर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता आपको देखने को मिलेगी कहां मिलेगी? कोटा के अंदर। तो यह आंसर आपका गलत हो गया। और प्रतापगढ़ जिले के सबसे कम पुरुष साक्षरता, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा क्या था? इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो सही नहीं है तो केवल बी आंसर, इसका ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदियां अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती है? खंभात की खाड़ी का मतलब समझ गए होंगे, एक कच्छ की खाड़ी और एक बंगाल की खाड़ी। एक कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी नदियां अपना जल लेकर के जाती है? पश्चिमी बनास, साबरमती या माही? जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए, कौन कौन सी नदियां इसमें देखने को आपको मिलेंगी? फटाफट इसका आंसर तो देख लीजिए। इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आपको देखने को मिल सकती है? एक है कच्छ की खाड़ी, देख लीजिए, ये राजस्थान जो आप पढ़ते हो, तो ये आपकी माही हो गई, ये आपकी साबरमती हो गई, ये आपकी पश्चिमी बनास हो गई, और ये आपकी लूनी हो गई। तो ये ऊपर वाली दोनों की दोनों आपको कहां देखने को मिलेगी? ये मिलेंगी कच्छ की खाड़ी में, और ये नीचे वाली दोनों की दोनों आपको कहां मिलेगी? खंभात की खाड़ी के अंदर। तो दोनों के अंदर, खंभात की खाड़ी के अंदर आपको कौन सी देखने की? साबरमती और माही। ए और सी इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 सेमी की वर्षा समरेखा कौन सी? 60 सेमी की वर्षा रेखा की बात कर रहा हूं। अब ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इसको रेखा कौन सी करती है? 50 सेमी की वर्षा रेखा। इसने पूछा 60 सेमी की। 60 सेमी की समरेखा किन जिलों से गुजरती है? तो आपको गुजरने वाले जिलों के नाम बताने, जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद और अजमेर। ये 4 जिले आपके दे रखे हैं। अब इन 4 जिलों की अगर आप लोकेशन देखोगे तो देखिए, जयपुर यहां आपको देखने को मिलेगा, जयपुर के नीचे ही आपको अजमेर देखने को मिलेगा, अजमेर के नीचे ही आपको राजसमंद देखने को मिलेगा। लेकिन सवाई माधोपुर की बात करोगे तो सवाई माधोपुर आपको यहां देखने को मिलेगा। तो इसकी लोकेशन अपने आप में बदल गई, ये कहीं ना कहीं 80 सेंटीमीटर के आसपास आपको नजर आएगा। और इसमें पूछा है 60 सेंटीमीटर। तो ये 3 जिले हैं जो एक ही लाइन पर आपको दिखाई देंगे। तो कौन कौन से? जयपुर, साथ साथ में अजमेर और साथ साथ में राजसमंद। तो ACD कौन सा? ACD इसका आंसर होगा। तो ACD इसका 1 नंबर आंसर इसका देखने को मिलेगा। धीरे धीरे वर्षा बढ़ रही है। 50 सेंटीमीटर राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान को उत्तरी राजस्थान से या फिर पूर्वी राजस्थान से अलग करती है 50 सेंटीमीटर। उसके नीचे साहब का आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। उससे लगती जो रेखा होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। उससे लगते हुए जिले कौन से हैं? जयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, साथ में पाली हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट, अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदि समाज को संघ स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अलवर रियासत के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? अलवर रियासत के अंदर। हमने कल परसों एक क्लास पढ़ रहे थे हम
एमसीक्यू सीरीज देख रहे थे, उसके अंदर हमने बात करी थी कि किसके प्रधानमंत्री के तौर पर, जयसिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर या जयसिंह के सलाहकार के तौर पर, अलवर के शासक जयसिंह के सलाहकार के तौर पर किसने काम किया? तो तब भी आपको आंसर देखना था। उस समय पूछा गया था हरिनारायण शर्मा। कौन सा? हरिनारायण शर्मा ने जयसिंह के सलाहकार के पक्ष में काम किया और हरिनारायण शर्मा के द्वारा ही वाल्मीकि और आदि समाज की स्थापित करने का प्रयास किया गया और इनका संबंध अलवर प्रजामंडल से भी माना जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? हरिनारायण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रकला शैली का ठिकाना। अब इसमें ठिकाना पूछ लिया, ध्यान रखिएगा ठिकाना कौन सी कला के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मैं कह रहा हूं ज्यादातर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा नहीं से पूछे जा रहे हैं। तो मारवाड़ का जो क्षेत्र है जिसके अंदर नागौर आता है, जिसके अंदर अजमेर आपको देखने को मिलेगा, किशनगढ़ देखने, बीकानेर देखने को मिलेगा, पाली वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो उसमें पूछा गया कौन सा किसके अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो घाणेराव पाली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, रिराय मिलेगा, बिनाय मिलेगा। ये बनेड़ा जो भीलवाड़ा के अंदर है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मारवाड़ के अंदर वो काउंटेबल नहीं होगा, मेवाड़ के अंदर कहीं ना कहीं काउंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 इसका आंसर होगा। ठिकाने पूछे, क्या पूछे? ठिकाने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए, अब रियासती विभाग की स्थापना रियासतों को एकीकरण करने के लिए, आपको पता ही है पटेल इसके अध्यक्ष के तौर पर काम करते थे और मेनन इसके सचिव के तौर पर काम करते थे, जिनका उद्देश्य था रियासतों को कैसे न कैसे करते भारत के अंदर एक्सेशन करवाया जाए। और उसके देखिए अक्टूबर 1947, अक्टूबर 46, जुलाई, तो जुलाई 1947 आजादी से एक महीना पहले लगभग जुलाई 1947 के अंदर किसकी स्थापना की गई? रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था सबसे पहले आपको पता ही एक्सेशन के तौर पर किसने किया? सादुल सिंह ने। बीकानेर के शासक सादुल सिंह ने सबसे पहले क्या किया था? एक्सेशन किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासती में उत्तरदायी सरकार की स्थापना है तो सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना की? रियासती के अंदर यानी कि रियासत जो राजस्थान है उसके अंदर पूछा गया, या रियासती भारत के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, रियासत जो पूरा का पूरा भारत है उसमें एकीकरण उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, यानी कि ऐसी सरकार जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? तो राज सदा सौ प्रचारणी सदभा का कोई लेना देना, राजस्थान सेवा संघ 1919, इसको भी याद रखिएगा। 1923 ये भी नहीं हो सकता। राजपुताना मध्य भारत समाज, समझ गया, राजपुतानाओं को जोड़ लिया गया और मध्य भारत की रियासती थी। राजस्थान की जो राजपुताना रियासती थी और मध्य भारत की जो रियासती थी, उन दोनों को जोड़कर के एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका राजपुतन सभा के नाम से जिसको जाना जाता है। 1918 के अंदर जमनालाल बजाजा, विद्या शंकर विद्यार्थी और कई सारे लोगों के द्वारा 1918 में दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अजमेर में भी इसके क्या बुलाए गए? सम्मेलन बुलाए गए, जिसमें जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके सम्मेलन की अध्यक्षता आपको करने को मिली थी। तो 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में वर पक्ष और वधु पक्ष के पिता के द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को क्या कहते हैं? वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता के द्वारा जो स्वागत किया जाता है उस रिवाज को क्या कहते हैं? मायरा कहते हैं, मुकलात कहते हैं, 32वीं मधुपर्क। तो मायरा तो आपको पता ही है, मायरा का मतलब क्या होता है कि जो मामा लेकर आता है वो मायरा कहलाता है। मुकलावा शादी के बाद जो शुरुआत में बचपन में शादी कर दी जाती है तो उसको लौटा मुकलावा कहा जाता है। 32 नूतना, सभी को नूतना। मधुपर्क किसको कहा जाता है? ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 नंबर आंसर होगा। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के तौर पर गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। गणेश्वर जननी के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? नीम का थाना, सीकर के अंदर। ठीक है, और यहां पूछा क्या गया है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है झाड़ोल, वो कहां पर है? कौन से जिले में? चित्तौड़ में हो नहीं, नागौर नहीं, उदयपुर नहीं, कहां पर होगा? आपको देखने को मिला है जालोर। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उदयपुर के अंदर, सॉरी ध्यान रखिएगा, उदयपुर के अंदर कौन सा स्थान है? झाड़ोल स्थल है, जो किसके लिए? ताम्रयुगीन सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? उदयपुर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट इन राजस्थान, ओपी कच्छावा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछी गई है। ओपी कच्छावा, द लास्ट महाराणा, बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह, सेकंड ऑफ जयपुर क्रिविटिन, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, जे का पसोपा, इस पर हम बात कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर, और हिस्ट्री ऑफ चौहान, आरबी सिंह। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, किसी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? चारों के चारों क्या है इसके सही आपको देखने को मिलेंगे, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रबंध कोश लेखक के निम्नलिखित में से कौन जिसने प्रबंध कोश की क्या करी है? किताब लिखी है, बताइए जल्दी से। राजशेखर, सोमेश्वर चौहान, मेरुतंग
और उमरदान, इन चारों का चारों आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, सब महत्वपूर्ण है। प्रबंध कोश जो पुस्तक लिखी गई, महत्वपूर्ण पुस्तक, वो किसके द्वारा लिखी गई? राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों काल में आपको देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यता की संस्कृति का केंद्र नहीं था? यह बताना है। मैंने आपको बार बार कहा है कि क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछा जा रहा हूं कि कौन सा स्थल नहीं है, तो जवाब दीजिए फटाफट। कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता का कौन सा स्थल नहीं है, जल्दी से बताइए। तो इसको ध्यान रखिएगा, संस्कृति का केंद्र नहीं है। नो भरतपुर है, गिलूंड है, बिल्कुल है, बागौर भीलवाड़ा है, रंगमहल जो हनुमानगढ़ के अंदर है वो कहीं ना कहीं ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र नहीं है, पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र देव के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि किसको दी थी? जहांगीर ने, मैं आपको बता चुका था, दलथम्मन की उपाधि किसको दी थी। अपने इस पर क्वेश्चन पर डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम इस पे बात कर चुके हैं। तो भी जोधपुर का शासक था कौन? गद सिंह। गद सिंह को क्या दी गई थी? दलथम्मन की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए थे, कौन सा स्थल युम नहीं है? मैंने आपको बताया था, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं नहीं है, नहीं है के, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा नहीं होगा? ध्यान रखिएगा, अलवर के अंदर बिल्कुल दिए थे, जयपुर के अंदर भी दिया था, जोधपुर के अंदर, डूंगरपुर का कोई लेना देना 1856 में कोई लेना देना नहीं है। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपको पता ही है, सती प्रथा को रोकने के लिए 1829 में इन्हीं के प्रयासों से और साथ साथ में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम के बेंटिंग के प्रयासों से 1829 में अंदर देश के अंदर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। उन्हीं के आदेश दिए गए थे अलग अलग रियासतों के अंदर, उसको ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में यह भी ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाना जाता है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? जल्दी से पूछिए, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। रसिक का याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये नए तरह के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। ध्यान रखिएगा, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? अचल दास, अग्रदास, ईसरदास, गिरधर दास। तो ध्यान रखिएगा, रसिक संप्रदाय की बात की जा रही है, जो आपको कहां देखने को मिलेगा? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो उसके प्रवर्तक के तौर पर कौन है? अग्रदास। क्योंकि रसिक का मतलब रसिया का मतलब वही भरतपुर वाला और मथुरा वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। गुवक किस वंश का शासक था? गुवक के बारे में पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है, कच्छावा, प्रतिहार, हाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, गुवक चौहान वंश, या जिसको हम क्या कहते हैं? चौहान वंश के शासक के रूप में जाना जाता है। किसको? गुवक। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित अशोक भट्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अशोक भट्ट का संबंध किस जिले से? तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध डूंगरपुर से है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मलुकनाथ के बारे में ध्यान रखिएगा। मलुकनाथ जी एक बहुत महत्वपूर्ण संत के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं, गरीबदास के रूप में, चरणदासी के रूप में, रामानंद पंथ के रूप में, रामसनेही के रूप में। तो मलुकनाथ का संबंध किसे है? गरीबदासी। जो गरीबदास थे उनके द्वारा जो पंथ चलाया गया। अब गरीबदास कौन थे? तो गरीबदास आपको ही पता होगा, जो आपके नारायण में दादू थे, दादू के शिष्यों के रूप में, पुत्र के रूप में दादू के थे, उनके द्वारा अलग अलग पंथ चलाए गए। उनमें एक पंथ था कौन सा? गरीबदास, क्योंकि गरीबदास के द्वारा चलाया गया तो गरीबदासी पंथ है। तो मलुकनाथ उसी संप्रदाय के संबंध में साधु माने जाते हैं, इसको ध्यान रखें। पद्मनी चौपाई किस भाषा में लिखी गई? जल्दी से बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जल्दी से फटाफट सोचिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसने पूछा किस भाषा में, तो भाषा की बात की जा रही है, तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये तो लिपियां हैं, ये रूप है, ये लिपि है, और ये भी क्या है? डिंगल लिपि के रूप। तो भाषा कौन सी होगी? भाषा होगी राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा के दो रूप, डिंगल और पिंगल। डिंगल आपको पता ही है पश्चिमी राजस्थान में, और पिंगल आपको पता ही है पूर्वी राजस्थान में। उसको चारण और भाटों के द्वारा लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राई का जाति आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि राई का जाति किसके लिए होती है? ऊंट के लिए, और पाबू जी को ऊंटों का देवता माना जाता है, ऊंटों का देवता। तो यही पूछा गया है कि राई का जाति किस पशु से संबंधित है? तो सिंपल सी बात है, राई का किससे कहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार का मधुमेह
डायबिटीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊंट के आसपास रहते तो राइका जाति के रूप में जाना जाता है। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। गीगा देवी कौन थी? गीगा देवी के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं, आपके 4th ग्रेड के अंदर पूछा गया टॉपिक से, ध्यान रखिएगा। आपके टॉपिक डाला हुआ है जिसके अंदर पर्सनैलिटी दे रखी है, तो पर्सनैलिटी में याद रखिएगा गीगा देवी। तो गीगा देवी जी का संबंध किससे है? परमार राजा धर्मवर्ष की रानी के रूप में, धर्मवर्ष की पुत्री के रूप में, राजा पूरनमल के रूप में, किसके रूप में इसको जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये इनकी रानी के रूप में जानी जाती है। गीगा देवी कौन थी? परमार राजा धारावर्ष की क्या थी? रानी थी, वाइफ के रूप में इसको जाना जाता है। धारा नगरी, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, वही व्यवस्था, वही नाम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कहां के हैं ये बताइए उनके नाम। कौन से? इंडोनेशिया के। अब तो इंडोनेशिया के कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जोको विडोडो कहां के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जो 76वें अभी लेटेस्ट के अंदर जो 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया था उसकी रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। बरेली में आयोजित 8वीं एलीट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर? बरेली के अंदर 2025 में 85 से 90 किलो के वर्ग में ग्राम राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बरेली के अंदर होने वाला और कांस्य पदक कौन सा? ब्रॉन्ज जीता, इसको ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकता है। तो हर्ष चौधरी कौन सा? अब 2-3 चीजें आपको ध्यान रखिएगा। तो हर्ष चौधरी हो गए, दूसरे इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य जीता। कौन सी कैटेगरी में जीता? 85 से 90 में। कौन सी चैंपियनशिप थी? तो कौन सी थी? पुरुष। कहां पर हुई थी? 8वीं थी। कहां पर आयोजित हुई थी? बरेली में। ये 4-5 चीजें इससे कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपको इससे पूछ लिया जाए, अब की बार ये पूछ सकता है हर्ष चौधरी ने इस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ध्यान रखिएगा। 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? जल्दी से बताइए। कोटा के अंदर, पालीघाट के अंदर, घाना के अंदर, देवली टोंग के अंदर। ये कहीं ना कहीं आपको सारे के सारे घड़ियाल क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं घड़ियालों के रूप में ध्यान रखिएगा। तो पालीघाट स्पेशल दे रखा, कहां पर? सवाई माधवपुर के अंदर घड़ियाल, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी क्षेत्र में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे? घड़ियाल देखने को मिलेंगे। घड़ियाल 2 ही जगह को देखने को मिलेंगे, या तो सवाई माधोपुर में या फिर कोटा के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी। उसके लिए इस क्षेत्र के अंदर ज्यादातर आपको घड़ियाल देखने को मिलेंगे। वर्ष 2024 में अधिकतम और न्यूनतम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर सूचकांक किन जिलों की जोड़ी का चयन कीजिए? सही जिलों की, जो अधिकतम भी हो न्यूनतम भी जिसने प्राप्त किया हो। जल्दी से बताएं। तो अधिकतम कौन प्राप्त कर सकता है? ये आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि सबसे आगे में हमेशा कौन रहेगा? झुंझुनू ही रहता है। सबसे आगे कौन रहता है? झुंझुनू। क्यों? झुंझुनू के अंदर साक्षरता भी आपको देखने को मिलती है। तो और सबसे न्यूनतम कौन सा होगा? जैसलमेर, जहां पर आपको हर चीज कम देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? झुंझुनू। इसको देखने के लिए ध्यान रखिएगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्न में से किस, अभी गणतंत्र दिवस की बात करी थी, इंडोनेशिया के जोको विडोडो की बात करी थी, वहीं से पूछा गया पुलिस अधिकारी जो विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पद से सम्मानित किए गए थे, मनोज कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार, विकास कुमार और राजेंद्र सिंह। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कि इसमें कौन हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र सिंह। कौन से? सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पदक, विशेष सम्मानित पदक या विशिष्ट सेवा के लिए, उनके काम के लिए, उनके कार्य के लिए उनको ये पदक दिया गया। और कौन थे ये? पुलिस अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया था। तो ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र सिंह को यह पदक दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर नहीं था? मैंने आपको बार बार एक चीज कही है कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा सकता है कौन था और कौन नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको बार बार परेशान करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमेशा पढ़िएगा। तो आज की तारीख में हमारा दुश्मन ही कौन हो गया? आपको पता है, तुर्की। क्यों? क्योंकि तुर्की के ड्रोन थे, आपको देखा होगा, और इसलिए तुर्की बॉयकॉट का एक पूरा एक मूवमेंट भी हमारे देश में चलाया गया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जो ड्रोन दिए थे वो किसने दिए थे? तुर्की ने दिए थे। और ऑपरेशन दोस्त भी हमने इसके लिए चलाया था। तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित
घोषित अभावग्रस्त ग्रस्तों की संख्या न्यूनतम है, इसको ध्यान रखिएगा। अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है, बीकानेर में, 12 में, धौलपुर में, नागौर में। तो ध्यान रखिएगा अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम कहां पर है? 12 जिले में आपको देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न सूची के अंदर सूचियों का मिलान करना है कि इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। स्वच्छ भारत मिशन, शहरी हृदय योजना, राजस्थान शहरी आजीविका विकास, प्रधानमंत्री आवास, इस तरह की परियोजनाएं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन आपको देखने को मिलेगा कब? मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर। आपको तारीख ही पता लग जाती है कौन सी, कि ये कौन सी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। हृदय योजना, हृदय योजना का संबंध कहां से है? 21 जनवरी 2015 में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आजीविका मिशन शुरुआत में ही चल रहा था, देश में शुरुआत से ही चल रहा है, मोदी जी के आने से पूर्व ही चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्कुल 25 जून 2015 को मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो एक योजना जो मोदी जी से पहले की और बाकी सभी योजना मोदी जी के बाद कार्यकाल के बाद की। इसी के तहत 2 अक्टूबर 2014 और इससे पहले भी ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 2014 को आपको पता ही है जनधन योजना। कौन सी? जनधन योजना मोदी जी ने अपनी पहले ही स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वतंत्रता जो वो स्वतंत्रता दिवस जो पहला मनाया गया था उसी के लाल किले से मोदी जी ने अनाउंस किया था 29 अगस्त को, क्या कि देश के अंदर क्या चलाई जाएगी? जनधन योजना। और आज की तारीख में भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनधन योजना मानी जाती है, जिसमें लगभग 55 करोड़ लोगों के अकाउंट्स खोले गए और जिनमें डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा डाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बैंकिंग कार्यक्रम है तो वो कौन सा है? जनधन। मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस पर ही जनधन योजना की घोषणा करी थी। और उसी समय जब गांधी जयंती हुई थी 2 अक्टूबर को, तो उन्होंने क्या चलाया था? स्वच्छ भारत मिशन। ये अभी तक चल रहा है, जिसका परिणाम आप देखने को मिलेगा। तो इस तरह आंसर क्या होगा? इसका आंसर अपने देख लिया, A 4, B का 3, C का 2 और D का 1, यानी कि 1 नंबर इसका क्या होगा? आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। हर शनिवार को आपका पेपर लिया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहा हो वो इस तरह के पेपर को दे सकता है, जिसके अंदर राजस्थान जीके प्लस करंट इंडिया और प्लस राजस्थान को सम्मिलित करके दिया जाता है, जिससे आपकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन को लेकर, नेक्स्ट शनिवार को लेकर। आज के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच।